हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। और सब बताइए। सही? चलिए ठीक है भाई। देखिए, हम लोग सेट कर रहे थे एमटीएस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हम लोग भाई एमटीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसी सेट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 2 सेट किए हैं। हम लोग भाई 2 सेट किए हैं और आपने अच्छे से उसको देखे होंगे। जो नहीं देखे हैं भाई, वो प्लीज पहले वाला सेट जाके देखें, क्योंकि उसमें जो सवाल बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एमटीएस के लिए, जो आपका एमटीएस अभी रिसेंटली चल रहा है उसके लिए। ठीक है, आज भी हम सवाल लेंगे और आज भी करेंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए, क्योंकि जो सवाल करेंगे वो सवाल बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, देखिए आपके समझ जो सवाल होगा वो सवाल एमटीएस के ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम के लेवल पे होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपका एमटीएस चल रहा है तो अभी आप फोकस कीजिए एमटीएस पे कि हाँ इसका कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए पहले आपको ये सवाल देखना पड़ेगा। ये सवाल क्या है, इस चीज को आप पढ़ सकते हैं कि यदि ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपसे एंगल बीएसी का माप क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर जीवाएं हैं जिसका मान आपको दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक वृत्त। मेरा पेन कहां गया भाई? ठीक है भाई, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक वृत्त। एक वृत्त आप लीजिए अच्छा सा। भाई एक बात बता दूं आपको कि कोई भी सवाल करने में आपको आप सेट मारते हैं तो वो एक अलग होता है, पर जब आपको हम बताते हैं तो उसमें टाइम लगता है, उसमें समझाने में टाइम लगता है कि हाँ ये कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से आया। तो आप लोग प्लीज टाइम देख करके पढ़िए, क्योंकि आपको टाइम आज न कल तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक भाई, आपको लेना है पहले एक वृत्त, उस वृत्त पे आपको बनाना है। आप एक वृत्त लीजिए। सबसे पहले आपने सबसे पहले भाई एक वृत्त ले लिया। ठीक, इस वृत्त पर आपको 3 बिंदु लेना है, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 3 बिंदु आप लीजिए। आप इस वृत्त पर 3 बिंदु लीजिए। आप वृत्त का ये केंद्र है, इस केंद्र से आप 3 बिंदु को मिला सकते हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। ठीक, आप इस केंद्र से तीनों बिंदु को मिला सकते हैं। आपने तीनों बिंदु को मिला दिया। एक बात आप जान लीजिए कि वृत्त पर केंद्र से खींची गई रेखा, खींची गई जीवाएं, रेखा नहीं जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे केंद्र है, जितनी दूरी इस जीवा की लंबाई है उतनी ही इस जीवा की लंबाई होगा, उतनी ही इस जीवा की लंबाई होगा। केंद्र पर से आप वृत्त के परिधि पर कहीं पर भी जीवाएं खींच देती है तो वो जीवाएं जो है बराबर होती है। ठीक, आगे बढ़िए आप कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर मिलता है। ए बी आप इसका नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ठीक, आप इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी। आप जब इसका नाम दिए ए बी सी, उसके बाद क्या बोला, केंद्र ओ पर मिलता है। यहां पर ये केंद्र क्या है, ओ। अब क्या बोला है कि ए बी और ए सी, ए बी जो है आपका दिया हुआ है 110 डिग्री, एंगल ए बी, ए बी नहीं ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, ए बी यानी कि यहाँ देखिए बोल दिया है आपको, ये ओ लिख कर नहीं दिया है, आपको बोल दिया है कि ए बी और ए सी जो है वो ओ पर क्रमशः कोण बनाती है। तो आप ए बी को ले सकते हैं। यहाँ पर ये कोण कितना है, 110 डिग्री का। कितना है भाई, 110 डिग्री का। आगे क्या है, ए सी, ए और सी, ये कोण कितना है, 130 डिग्री का। अगर आप इस चीज को गौर से देख पा रहे होंगे तो ये यहां से यहां 130, यहां से यहां 110, ये पूरे अगर हम गोल करें तो ये होता है 360 डिग्री। भाई अगर हम इस पूरे को एक वृत्त बनाए तो ये होता है 360 डिग्री। आप अगर देखें तो ये एक गोला हो रहा है, जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, गोला हो रहा है। ये क्या हो गया है, गोला। ये एक वृत्त हो गया।
अगर ये वृत्त हो गया, ये कोण बन गया 360 डिग्री का। 360 डिग्री में ये वाला 110 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री, तो ये कितना बचेगा? 110, 130, 240, 240 और 120, 360। ये कितना बच गया? 120 डिग्री। भाई एक बात मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूं कि आप लिख करके ना करें। आप ऐसे सवाल को ये ना करें कि एंगल ए बी का मान 110 है, एंगल ए सी का मान 130 है, तो एंगल बी सी का मान क्या निकलेगा, इसको लिखिए फिर कीजिए। वैसा नहीं करना आप लोगों को, और वैसा मैं नहीं कराऊंगा आप लोग को। चाहे आप लोग हमसे नाराज होइए या आप लोग हमसे प्यार कीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सवाल लिख करके नहीं बताऊंगा, मैं सवाल को डायरेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्ट। ठीक है, सवाल मैं लिखूंगा नहीं, मैं सवाल में जो है वो नहीं लिखूंगा, ठीक है, बट मैं बनाऊंगा डायरेक्ट। अब आपको इसी तरह बनाना है, इसी तरह पढ़ना है आपको। ये 110, ये 130, ये कितना हो गया? 120, क्योंकि 360 होता है, ये 240 बचाइए 120। अब आपसे पूछा है कि एंगल बी ए सी का मान ज्ञात करें। बी ए सी, आप अगर इसको मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं, आपको अगर मिलाना आता है तो मिला सकते हैं इसको, ये मिला दिए। आपसे एंगल बी ए सी आपसे ये कोण का मान पूछा है। ठीक भाई, आपसे ये कोण का मान पूछा, आप जो मिलाए हैं इस कोण का आपको मान बताना है। इसको आप थोड़ा सा मिटा दें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोण जो है, ये इस कोण का मान आपसे पूछा गया है कि हाँ इस कोण का मान क्या होगा। भाई ये सवाल बहुत ही मुश्किल है अगर आपको नियम कानून नहीं पता है तो। अगर आपको नियम और कानून पता है तो ये सवाल बहुत ही आसान है, पर अगर नहीं पता है तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये केंद्र पर कोण कितना डिग्री कोण बन रहा है? 120 डिग्री का। ये तो केंद्र ही है ना, ये जो है वृत्त जो ये बना हुआ है ये क्या है? केंद्र है, इसे आप मिटा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको दिखाते हैं उतना ही देखने की कोशिश करें आप तो अच्छा होगा। आप अगर इसे देखें तो ये वृत्त का केंद्र है। अगर ये वृत्त का केंद्र पर 120 डिग्री बन रहा है तो नियम ये कहता है कि अगर वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है उससे आधा बनता है परिधि पर। वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनता है उससे आधा बनता है परिधि पर। अगर आप देखें तो ये वृत्त के केंद्र पर बन रहा है कोण 120 डिग्री का, और ये जो आपसे पूछा गया है वो है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि पर कोण बनेगा इसका आधा। अगर यहाँ 120 तो यहाँ बनेगा 60 डिग्री। इतना नियम पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जो मेरा क्लास चल रहा है ज्योमेट्री में, उसमें टाइम देना पड़ेगा, तब आप पढ़ पाइएगा। अभी हम शॉर्टकट ही आपको बता सकते हैं। ठीक भाई, कैसे हुआ ये मत पूछिएगा अभी बस इतना समझिए कि वृत्त पर जितना, वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा कोण बनता है परिधि पर। ठीक, अगर यहाँ कोण बन रहा है 120 का, यहाँ कोण बनेगा 60 डिग्री का। आपसे पूछा है बी ए सी, एंगल बी का मान पूछा है, कितना आ गया? 60 डिग्री। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। ठीक भाई, हो गया भाई, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो साथ में रहे पूरे क्लास तक, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने ये है, इसे आप देखिए और कीजिए कि किस सवाल क्या कहना चाहता है। ये सवाल है कि ये आपको दिया हुआ है गुणनफल में और आपसे इसका इकाई का अंक पूछा है। इतना लंबा गुना करके आपको इकाई का अंक पूछा है। ऐसे सवाल देते हुए एग्जामिनर को दया भी नहीं आता है कि बच्चे कैसे करेंगे इतना लंबा सवाल को। मैं सच बता रहा हूं, इतना लंबा सवाल देख करके किसी का भी हार्ट फेल हो जा सकता है। यार इतना लंबा सवाल कैसे होगा? पर अगर इतना लंबा सवाल को करना है तो वो पॉसिबल है, पॉसिबल। बस हमारे साथ रहना है। ठीक है, देखिए सवाल लंबा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नियम आना चाहिए कि हाँ ये सवाल का गुणनफल होगा कैसे। अगर आप इसको 2 का क्यूब करें तो 8, 3 का क्यूब करें तो ये, 3 का 4 करें तो ये, आप ऐसे करते करते आपका उम्र जो है एमटीएस का पार हो जाएगा, 40 साल खत्म हो जाएगा, फिर भी शायद सवाल ये ना हो पाएगा। पर अगर आपको मेरे साथ नियम पता है तो यह सवाल हो जाएगा। देखिए
इस गुणनफल में आप एक चीज को देख सकते हैं कि यहां पे आ रहा है 5 और यहां पे आ रहा है 2। सबसे पहले इस बात को आप समझिए, अगर ये गुणनफल में 2 और 5 आ रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि 2 गुना 5 करेंगे तो आएगा 10। ठीक भाई, नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। इतना लंबा गुणनफल में 5 और 2 आ रहा है, 5 और 2 आ रहा है। अगर हम 5 और 2 को गुना करें तो आ रहा है 5 दूना 10। ठीक है, अगर आप 5 और 6 को गुना करें तो आ रहा है 6 पंचे 30। अगर आप गुना करें 5 और 8 को तो आ रहा है 8 पंचे 40। गुना करें 5 और 4 को तो आ रहा है 5 चौका 20, यानी कि इकाई के अंक पे आ रहा है 0। अब जाहिर से बात है कि अगर गुना करने पर 10 आ रहा है या फिर इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो अगर आप इस सबको गुना कीजिएगा तो उस सब में इकाई के अंक 0 ही आएगा। आप पूरा सवाल को मत कीजिए, आप कुछ कर लीजिए तो आपको बता दिए, पर ये यही बता दिए, सवाल यही हो गया कि जब आप 2 गुना 5 करते हैं तो आपका इकाई अंक आता है 10, आपका इकाई पे आता है 0। अगर इकाई पे आ गया 0, अगर इस पूरे से आप गुना करते हैं तो ये जितना भी मान आए, इसका मान लाखों करोड़ों जितना में आना है वो आए, पर इसका मान इकाई में तो 0 ही आएगा। इसका इकाई का मान 0 ही होगा। कौन सा आंसर आपके सामने है? डी नंबर। आपका इकाई अंक कितना होगा? 0। ठीक, चलिए आगे बढ़िए भाई। भाई ये रहा आपके सामने अगला सवाल 3 नंबर। इसे देखिए और इसे कीजिए आप। ये सवाल है रेशियो का और ये सवाल बहुत ही अभी फेमस है, इस सवाल को आप कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्या 3, 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10, 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा है। आपसे संख्या का रेशियो दिया हुआ और उस रेशियो में से घटाया हुआ है, फिर घटा करके फिर उसको मूल में घटाया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि दोनों के अनुपात में क्या होगा। देखिए जो संख्या आपके सामने दिया हुआ है पहला, वो क्या है? 3:5। कितना है भाई? 3:5। फिर संख्या कितना है? नई संख्या 10:21। ये संख्या कहां से आता है? 10:21। अगर आप 13 घटाते हैं तो यह संख्या आता है। आप अगर देखें इस दोनों संख्या में घटाएंगे 13 तो यह संख्या इतना आया। पर क्या यहां से ये बराबर घट रहा है? 5 में से घटाते हैं 21 तो बचता है 16, इसमें घटाते हैं 10 तो बचता है 7। ये बराबर नहीं बच रहा है। संख्या के बीच में डिफरेंस बराबर का होना चाहिए। बराबर करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करना पड़ेगा? यहां से यहां कितना अधिक है? 11। यहां से यहां कितना अधिक है? 2। तो जो यहां का अधिक है वो आप गुना कीजिए इसमें, जो यहां का अधिक है वो आप गुना कीजिए इसमें। मेरा बात समझे आप? जो संख्या जो रेशियो के बीच में यहां का डिफरेंस है उसको गुना कीजिए नीचे वाले में, जो नीचे वाले में डिफरेंस है उसको गुना कीजिए ऊपर वाले में। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो संख्या बराबर भाग में घटेगा। ठीक, गुना कीजिए आप। 11 33 अनुपात 11 5 55। 10 दूना 20 अनुपात 21 दूना 42। ठीक, अगर अब आप इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दीजिए आप। अब आप देखें तो 13 55 में से गया 42 तो बचता है 13, 33 में से गया 20 तो बचता है 13, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? 13 का। और 13 का मतलब यहाँ कितना दिया हुआ है? 13 कट गया, 1 का मतलब कितना आ गया? 1। ठीक, अब आगे पढ़िए क्या बोलता है कि यदि मूल संख्या में से 15 जोड़ दिया जाए, यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तब संख्याओं के बीच में अनुपात क्या होगा? आपका मूल संख्या है 33 और 55। आप 33 और 55 में अगर जोड़ेंगे, 33 और 55 में अगर आप 15 जोड़ते हैं, प्लस 15 करते हैं तो यहां पे आता है 48 और यहां पे आता है 70।
48 और 70 का काटिए आप तो 24 और कितना आएगा 35, 24:35। कौन सा आंसर आपके सामने है? ए नंबर। ठीक, तो आपके सामने जो संख्या दिया हुआ था वो संख्या का रेशियो सही किए, उसके बाद उसको घटाएं, उसके बाद 15 जोड़ना था मूल संख्या में, मूल में 15 जोड़ दिए, आंसर कितना आ गया आपका 24:35। समझ में आ गया? आगे बढ़िए भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है 4 नंबर, इसे देखिए और कीजिए। ये सवाल है अलजेब्रा का। यदि x बराबर 2 + √3/2 - √3 है तो आपसे x + 1/x का मान पूछा है। आपको x देकर आपको ये मान पूछा है। आप सभी जानते हैं, इस मान को देखे होंगे कैसे ये मान को निकाला जाता है। देखिए इसका निकालने का नियम, ये नियम आप अगर लगाते हैं x यहाँ पे अगर x दिया हुआ है, अगर आप 1/x का मान निकालते हैं तो आपसे लंबा चला जाएगा, वो सही नहीं है। ठीक है, वो तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना है कि देखिए इसका नियम तो बहुत बड़ा होता है, उस नियम को यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते हैं, पर अगर इस नियम को आप चाहते हैं तो मेरा अलजेब्रा का क्लास दिया हुआ है, शायद वो क्लास 3 में मेरा क्लास दिया हुआ है अलजेब्रा का, वो शायद क्लास 3 नंबर में इसका बताए हैं कि हाँ अगर सवाल ऐसा रहेगा तो ये मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सूत्र कैसे है, कंसेप्ट कैसे, वो सब बताए थे। ठीक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यहाँ आप सिंपल सा बात समझिए कि अगर आपको ऐसा मान निकालना है, इसका सूत्र होता है 2 × a + b बटे में a - b। अब ये a + b बटे a - b कैसे आया, इस चीज को आप जाके देखें अलजेब्रा में, क्योंकि यहाँ पर बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, अब अगर आप देखें इसको तो इस √2 को आप x का मान, ये √2 क्या ये 2 क्या होता है? √4 + √3, ये भी होता है √4 - √3, ये होता है ना। अरे भाई 2 को आप ये लिख सकते हैं ना। देखिए अगर ये लिख सकते हैं तो जो ये 4 है इसको a मानिए, जो 3 है उसको b मानिए। ठीक है, a आपका 4, b आपका 3, आप इसी में मान बैठा दीजिए। 2 × 4 और 3, यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, 4 3 7 बटे में 4 - 3 1 हो गया, 7 दूना 14। कौन सा आंसर हो गया? आंसर नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, ये आंसर कितना आ गया? आंसर आपका 14। ठीक है, सीधा सा है इसका कि अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कभी भी, तो आप उसको अगर ऐसा निकालना हो तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि 2 × a + b बटे a - b होता है। आप ये 2 अगर रूट में नहीं है तो इसको आप रूट कीजिएगा। रूट करने के लिए आपको 4 लिखना पड़ेगा, √4 + √3, इसका मान a b, एक यहाँ मान बिठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए आप भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है 5 नंबर, इसे देखिए और कीजिए। ये सवाल है एज का। क्या बोलता है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 90 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 में था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात याद करें। सबसे पहले अगर आप देखें तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना था? सबसे पहले 2:1, 2:1। ठीक है, इतना था। उसके बाद आप देखिए कि उसके पुत्र और पिता इन दोनों का योग कितना है? 90 वर्ष। इनका योग होता है 3 और इसका कितना है? 90 वर्ष। 3 का मतलब कितना हो गया? 1 का मतलब 30। इसको अगर यहाँ गुना कीजिए, 1 का मतलब 30 तो 2 का मतलब 60 और 1 का मतलब 30। अगर पिता का उम्र 60 वर्ष है तो बेटा का उम्र कितना है? 30 वर्ष। आगे बढ़िए आप। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में था। अब देखिए ये जो अनुपात है, ये अनुपात है आपका पास्ट वाला। यहाँ क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले तो वो अनुपात कहाँ का है? पास्ट का। ये आप मानिए अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 60-30, ठीक है, ये आपका है प्रेजेंट, ये पॉइंट आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट बनाना है आपको। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है प्रेजेंट का। इसके ऊपर जो देख रहे हैं ये पॉइंट है पास्ट का, जो नीचे वाला पॉइंट है वो है फ्यूचर का।
अब एक चीज आप समझिए कि प्रेजेंट आपका ये है और ये बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। यानी कि अगर आप यहां से 5 वर्ष को बढ़ाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 65 और यह अनुपात हो जाता है 35। आपको अगर प्रेजेंट में लाना है तो आपको 5 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 5 वर्ष बढ़ाते हैं तो आपको 5 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 5 जोड़ते हैं तो ये 60 5 65, 30 5 35। आगे आप समझिए 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। आप यहां इसको प्रेजेंट में 5 वर्ष बढ़ाकर ले आए। अब ये प्रेजेंट में नहीं पूछा है, ये पूछा है फ्यूचर में कि 10 वर्ष बाद इनका आयु क्या होगा। आप इस प्रेजेंट से जाइए फ्यूचर में, कितना बढ़िएगा आगे, 10 वर्ष आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 10 वर्ष जब बढ़ते हैं ये कितना होता है 75 और ये कितना होता है 45। कितना होता है 45। काटना आता है, काटिए। 15 5 45, 15 3 75 और 15 3 45। कौन सा आंसर आपके सामने है, बी नंबर। आप अगर इसको देखें तो ये दिया हुआ था दोनों का योग, दोनों का योग है 3, 2 1 3 का कितना दिया हुआ है 90। 90 काटते हैं 30 बार में, 30 दूना 60, 30 का 30। 5 वर्ष पहले दिया है आपको 5 वर्ष पहले दिया। आपको प्रेजेंट में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़े तो 65, यहाँ 35। अब आपको प्रेजेंट में नहीं पूछा है, आप पूछा है आपको फ्यूचर में। उसके लिए आपको 10 वर्ष आगे आना पड़ेगा। आप प्रेजेंट से जाते हैं फ्यूचर में 10 वर्ष आगे, 65 10 75, 35 10 55। काटते हैं, कितना रेशियो आता है 5:3। आपका आंसर बी नंबर है। समझ में आ गया भाई। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने 6 नंबर है। देखिए क्या है, ये सवाल है त्रिकोणमिति का। आप देख सकते हैं इसको, आपको ये दिया हुआ है, आपसे साइन थीटा का मान पूछा है। अगर आपको रखना आता है तो आप रख सकते हैं इसको डिग्री से, क्योंकि ये सवाल डिग्री से ही बनेगा। अगर इसको आप डिग्री से पुट करते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिग्री का मान रखेंगे हम, वो रूट में ना आए। क्योंकि अगर रूट में आएगा तो आपसे ये रूट में नहीं है, और आप रूट में लाते हैं तो आप सवाल वो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। आप अगर एक चीज देखें कि अगर आप रूट का मान लाते हैं तो आपसे ये नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्री का मान सही से पुट करना पड़ेगा। अगर आप साइन 60 का मान रखते हैं तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अगर √3/2 होता है तो आप समझे कि √3 आ गया रूट में। इस मान को आप कट कर दीजिए। अगर आप मान रखते हैं 45 डिग्री का, उसका होता है 1/√2 जो आता है रूट में। ये नहीं करना आपको, ये आपको नहीं लेना है। अब आपका सामने बच गया 30 डिग्री। अगर आप साइन 30 का मान अगर आप इसमें 30 का मान रखते हैं तो 30 में देखें तो 30 के लिए ये 1/2 और ये यहाँ पे √3/2। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप डिग्री का मान बैठाएं तो डिग्री का मान बैठाने से पहले आप इस स्क्वायर को छोड़ दें, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये रूट में आए या ना आए इसको तो वो सही कर देगा, इसको वो रूट से निकाल देगा। पर जो स्क्वायर में नहीं है वो रूट से निकाल नहीं पाएगा। जो स्क्वायर में भाई नहीं है वो उसको रूट से वो नहीं निकाल पाएगा। तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि कौन सा रूट में नहीं निकाल पाएगा। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 30 तो ये रूट में नहीं आएगा। ये आपका हो सकता है, हो जाएगा, ये गलत बात है। आप डिग्री का मान पुट करके देख रहे हैं तो ये आपसे हो सकता है, ये कर सकते हैं। इस चीज को आपको देखना है। अगर यहाँ पे आप 30 रखते हैं तो cos 30 का मान होता है √3/2, इसका होगा होल स्क्वायर। माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होगा 3, इसका नीचे में 4 माइनस 1/2। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4, 3 माइनस 2 1/4। यहाँ भी 1/4, यहाँ भी 1/4, दोनों पूरा हो गया। इसका मतलब अगर 30 का मान संभव है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है। तो आप देखिए चीज को कि कौन सा वैल्यू का पुट करें, कौन सा मान रखें कि मेरा रूट में ना बने। हाँ, अगर यहाँ रूट दिया हो रहता तो बात अलग रहता, पर रूट में नहीं दिया हुआ है तो आपको उस रूट से बचना है। ठीक भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है 7 नंबर। इसे देखिए और इसे कीजिए आप। अगर आप ये सवाल कर लिए, अगर आप इस सवाल को कर लिए तो आप एक बात जान लीजिए कि आप वास्तव में तैयारी आपका सही है। अगर आप ये सवाल कर लिए तो आपका तैयारी बिल्कुल सही है, और नहीं हुआ तो भाई गड़बड़ बात है।
क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 18, एक्स वाई जेड 81, सॉरी ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ 18, एक्स वाई जेड 81 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 90। तो आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड का मान निकालें, ये आपसे पूछा है। आप अगर एक बात देखें, यहां से आपका लिखना शुरू करते हैं। आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस 3xy जेड बराबर में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई वाई और माइनस में 3xy वाई जेड और जेड एक्स। ये होता है इसका सूत्र, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसका स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सूत्र होता है और ये सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा बिना लिखे। आप इस चीज को स्वीकार करें कि अगर आपको ये सूत्र नहीं आता है, ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। इस चीज को आप एक्सेप्ट करें भाई, इस चीज को आप एक्सेप्ट करें कि ये आपसे नहीं आता, ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो सवाल नहीं बनेगा। और अलजेब्रा पूरा है ही सूत्र पर। अगर आपको अलजेब्रा का सूत्र याद नहीं है तो सवाल वो नहीं बनेगा आपसे। सिंपल सा बात है भाई, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, आपको इसी का जवाब देना है। अब देखिए आप एक चीज को, आपसे पूछा है यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर है 3xy। अब आपको इस 3 को घटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 9 2 11 यानी कि कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना, अगर किसी को हटाना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना, ठीक है भाई। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो ये आपको निकालना है। अब आप देखिए इतना बराबर क्या होता है, जो आप इतना इसी का ना मान लिखे हैं ये वाला, और इतना बराबर ये है आपका, ठीक है। इसमें सब में सूत्र आपको ये जो अंक दिया हुआ ये मान आपको बैठाना है। अगर आप मान बैठाना शुरू करते हैं तो देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है 18, यहाँ रखिए 18। इसका मान दिया हुआ 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का यहाँ पे करना है स्क्वायर, तो कितना होगा 324 माइनस 3 गुना इसका मान कितना दिया हुआ है 90, तो 90 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 27 270, इतना होता है इसका मान 270। आप देखें, आप तो इसको आप क्या कीजिएगा, गुना भाग करना पड़ेगा इस और यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना दिया हुआ है 81, आप यहाँ पे रखिए 81, गुना में कीजिए आप 81। अगर आप यहाँ पे गुना में 81 करते हैं कितना हो जाएगा 4 एका 4 8 चौका 4 एका 4 8 चौका 32 324, कितना हो गया भाई 324। अब आप देखें तो इसको ये जहां है इसको वहीं पर रखें, इसका कह रहे हैं आप भाई उतना मत लिखिए, लिखने का टाइम नहीं है ना। घटाइए इसको, 4 में से 0 गया 4, 2 में से घटेगा नहीं, यहां से लीजिए 5, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, कितना आ गया ये 54। आप इसको करें 54 गुना 18 और ये जो माइनस में है 324 ये जाएगा उधर, क्या हो जाएगा प्लस में 324, कितना हो गया भाई प्लस में 324। आप इसको जोड़े, गुणा करके जोड़िए इसको आप, 18 चौका कितना हो गया 18 चौका 72, 72 के 2 बाकी में 7, 18 पच्चे 90, 90 7 कितना हो जाएगा 97 प्लस 324। अगर आप इसको जोड़े तो 4 और 2 6, 2 2 4 9 3 12, 4 2 6 4 2 6 2 7 9, सॉरी 2 7 कितना हो गया 9 और 9 3 कितना हो गया 12, कितना गया 1296। कौन सा आंसर है सी नंबर। तो आप देखें कि अगर इतना कम लिखने के बाद भी इतना आपको लिखना पड़ा, इतना कम लिखे आप फिर भी आपको इतना लिखना पड़ेगा, सोचिए आपको लिखते हैं तो कितना चाहिएगा।
तो आपको लिखना है ही नहीं। अगर आपको ये सवाल, अगर आपको ये याद रहता है ये सवाल इतना ही है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मन में, तो ये सवाल इतना ही है, जितना आपके सामने लिखा हुआ है इतना सवाल ही है। तो आप इस चीज को देखें कि अगर आपको याद नहीं है तो आपसे ये नहीं बन पाएगा, ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 8 नंबर, इससे देखिए और कीजिए आप। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, आपको इसको हल करना पड़ेगा। ये सवाल आपको देखने के बाद भले ही लगे कि मैं इस सवाल को कर सकता हूं, पर जब आपके पेपर में आता है तो यही सवाल करना आसान है, पर क्या करना है, कहाँ गलती हो जाता है, यही समझ नहीं आता है। ये सवाल में करना आसान है, सवाल कुछ है ही नहीं, ये सवाल तो बचपन का है, पर इसमें करते करते कहां पर किस पॉइंट पे गलती हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अगर एक पॉइंट पर भी गलती हो गया तो वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो ये सब सवाल भले ही हल्का है, पर इस सवाल को आप जब आपका सेट मिले तो इस सवाल को आप इग्नोर ना करें कि हाँ चलो ये सवाल बन जाएगा, इसे हटाओ। इस सवाल को भी आप करें, इस सवाल को आप कीजिएगा तो आपके अंदर से आएगा कॉन्फिडेंस, और इस सवाल को आप कहीं भी देखिएगा कर दीजिएगा। देखने में जितना लगता है कि शॉर्ट है, जितना मतलब बन जाएगा तुरंत, वो उतना आसानी से नहीं बनता है। ठीक है, आप इसे देखिए और कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस सवाल को कुछ लिखना उठना नहीं है, जो है हम इसी में कर देंगे। ठीक है, इस सवाल को दोबारा लिखने का टाइम किसी के पास नहीं होता, ना हमारे पास ना आपके पास, तो इस सवाल को लिखना नहीं है। इस सवाल को क्या करना है, यहाँ देखिए। सबसे पहले हमको करेंगे इसका ब्रैकेट वाला। अगर हम करते हैं ब्रैकेट का, तो देखिए 2 दूना 4, ये 4 कितना आ गया 4, ये 4 माइनस में है, और ये 5 और ये 2 प्लस में है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में से गया 4 कितना बचा 3। भाई ये 5 और 2 प्लस में है, तो 5 और 2 7, 7 में से गया 4 3, ये पूरे का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब इस चीज को आप हटा दें, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ क्या हो जाएगा गुना, इसको हटा दें, आप क्या हो जाएगा गुना। अब देखिए आप 3 तिया 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 प्लस 4 13, 13 में से 8 गया कितना हो गया 5। आप इस पूरे को हटा दीजिए और इस पूरे को कितना देखिए आप 5, सिर्फ कितना बचा 5। अब आप इसको भी हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अगर यहाँ पूरे 5 है तो यहाँ देखिए 5 भागा 5 1, 5 भागा 5 कितना होगा 1, और इस 1 में से 7 में से घटेगा 1 तक कितना बचेगा 6, ये पूरे बदले कितना आ गया 6। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं, पर इतना तो कर सकते हैं ना कि हाँ इतना का मान इतना है, इतना का मान इतना है, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। आप मिटाएंगे नहीं, पर ऐसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका मान कितना आ गया 6। नीचे आइए आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले का होगा, तो 4 चौका 16, 16 भाग 4 देखिए ये 16 है, तो 16 होगा इस 16, ये भाग में है तो ये जाएगा नीचे में 16, 4 चौका 16, 1 बटे कितना आ गया ये 1 बटे 16, सॉरी 1 बटे 4 क्यों कट गया। अब यहाँ से आप कीजिए इसका 4 चौका 16, 16 रे कितना हो गया 17, कितना हो गया ये 17 बटे 4, इतना हो गया। अब ये काम में इसको मिटा दीजिए, इसको का को कीजिए आप गुना, इसको कीजिए तो आप 2 भागा 2 गुना 17 बटे में 4, 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4। अब ये भाग में है तो ये पड़ जाएगा गुना में, हाँ 7 गुना में 2 बटे में कितना होगा 17, 2 दूना 4, 4 बटे 17। देखे आप लिखते हैं तो कितना चल जाता है, अगर आप लिखने लगे तो कितना लंबा जाएगा, तो लिखना है ही नहीं। इस पूरे का मान कितना आ गया 4 बटे 17, 4 बटे 17। अब आप देखें 6 बटे में 1 गुना ये ऊपर जाएगा 17, 17 ऊपर नीचे में 4, गुना कीजिए 17 पचे 50, हर चौका 2 तौल से 102, भागा में कितना आ जाएगा 4। अगर भागा में 4 है 102 है तो ये 4 से कटेगा 102 25 बार में, और इस ऑप्शन में 25 एक ही है कौन ए नंबर, आपको यही करना है, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इससे आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। 4 से भाग दिएगा 100 में आएगा 25, 25 एक ही ऑप्शन में ए नंबर में, इतना ही करके हम छोड़ देंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, सिंपलीफिकेशन क्या है वो समझ में आया ना।
एक बार कीजिएगा अपने कॉपी पर, समझ में आ जाएगा। भाई ये सवाल आपके सामने अगला रहा 9 नंबर, इससे आप कीजिए और जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, देर नहीं कीजिए। देख रहे हैं भाई सवाल को, ये सवाल है पाइप और नल का, ये सवाल आपको करना है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक होज को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकता है। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो हौज का कुल आयतन का कितना % जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। कितना भर सकता है, पहले आप ए, बी, सी को देखिए। ए 12 मिनट में, बी 18 मिनट में और सी 24 मिनट में। इसका भाई एलसीएम कितना होगा, 72, 12 6 72, 8 6 72, 24 दिया 72। ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3। कुल टंकी का आयतन कितना है, कुल हौज का आयतन कितना है, 72। ये जो आपका है ना, ये टोटल आयतन है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन है ये हौज का, ये टोटल 72 है। यानी कि हौज का इतना क्षमता है कि वो 72 लीटर पानी ले सकता है। अब आगे बढ़िए आप, यदि सभी पाइप को 7 मिनट के लिए खोल दिया जाए, आप अगर देखें एक चीज को, ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3, 6 4 10 3 13 यूनिट के साथ अगर 7 मिनट तक पानी चलेगा तो 13 सतह कितना हो गया, 91। भाई अगर 13 यूनिट के साथ 7 मिनट तक पानी चला तो वो 91 लीटर पानी भर देगा, लेकिन वो टंकी का क्षमता कितना है, 72 लीटर। तो जो मेरा पानी एक्स्ट्रा भर गया वो पानी तो बह जाएगा, वही पूछा है कि कितना बहेगा। अगर 91 से घटाते हैं आप 72 को, आता है 19, घटाना आता है, 11 में से गया 2, 9 और 9 में 8 में से 7 गया 1, कितना आया 19। 19 से कितना है आपका, ये जो 19 भाग है आपका, ये जो आपका 19 यूनिट पानी है, ये जो आपका आया 19 यूनिट पानी, ये पानी आपका ज्यादा हो गया और ये पानी बह जाएगा, इसी का पूछा परसेंटेज। 19, ये 19 है, ये कितना है टोटल 72। 19 यूनिट पानी ज्यादा है और टोटल क्षमता है कितना, 72। आपको निकालना है परसेंटेज में, गुना करना पड़ेगा 100 का और लगाइए आप साइन परसेंटेज का, ठीक है। आप यहां से काटिए, 4 से काटते हैं 18 बार में, 4 से काटते हैं ये 25 बार में। आपको अगर गुना करना है गुना कर सकते हैं, 25 19 पचे 95, 95 के 5, 19 पचे 95, 95 के 5, बाकी 9, 19 दूना 38, 38 और 9 कितना होता है 47 बटे में 18। इसको आप भाग दीजिए, अगर आप इसको भाग देते हैं तो 19 दूना 38 करता है, ये है 47, यहाँ 18 है ना, अगर इसको भाग देते हैं आप तो ये करता है 18 दूना 36, यहाँ ये है 47, यहाँ बचेगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 115। भाई ऐसे बचेगा 11 5 कितना हो गया 115। दो बार में खिलाया 36, 115 बचा। अब यहाँ देखिए 18 छक 78 से कितना है भाई, 18 छक 78 से, यानी कि यहाँ आएगा 6, ठीक, बच गया कितना 115 में जब खिलाएंगे आप 107 के 108 से कितना बचेगा 7, तो 7 बटे में कितना रहेगा 18, 26.7 बटे 18। परसेंटेज कौन सा आंसर है भाई, सी नंबर आपके सामने ये है, सी नंबर। आप भाग दे के कर लीजिएगा, क्योंकि भाग को सिखाया नहीं जा सकता, भाग को आपको करना पड़ेगा। हम भाग दे दिए, आपके अगर नहीं समझ में आए तो भाग आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना है 26.7 बटे 18%। ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए भाई ये सवाल आपके सामने, और ये सवाल लास्ट सवाल है, 10 नंबर सवाल है, ये सवाल आपका लास्ट है और इस सवाल को आप कर सकते हैं। ये सवाल त्रिकोणमिति का, और ये बहुत ही हल्का सवाल होता है, इसमें डिग्री का मान पुट करना होता है और ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाता है, पर ये सवाल को हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपको सवाल करके हम देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। भाई आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन क्यों, पसंद नहीं आते हैं क्या? भाई एक बात बता दें आपको कि हर एक बंदा का बोर्ड का शुरुआत यहीं से होता है, चाहे वो कोई भी हो, सबका शुरुआत तो यहीं से होना है ना। मेरा भी शुरुआत यहीं से है, आपका साथ रहा तक कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक।
देखिए आपको ये मान दिया हुआ, इसका मान आपको निकालना है, इसका मान आपको बैठा के निकालना है। 10th इसका मान कितना होता है, आप यहाँ कीजिए 10th इसका मान कितना होगा, इसको लिखिए मत, टाइम नहीं है। 10th इसका मान कितना होता है, 1/√3 इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस 10 60 का मान कितना होता है, √3 और सेक 23 का मान कितना होता है, कोसेक 23 का मान √3/2, तो सेक 23 का मान 2/√3। यहाँ पे लिखिए साइन 23 का मान 1/2, तो स्क्वायर में है तो 1/4 प्लस कोट 45 का मान 1 इसका मान 1, तो स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस देखिए सेक 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक का क्या होगा 2, यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा स्क्वायर में। अब आप देखें तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया, यहाँ जाए तो आप 2 गुना 1 2, √3 गुना √3 3 प्लस यहाँ से ये कट गया, प्लस में कितना है 2, बटे में कितना है आपका ये बचा है 1/4, यहाँ से कीजिए आप 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8/3 गुना आप इसको यहाँ से ऊपर उठाइए 4/1, 8 चौका 32, 32/3 कौन सा आंसर है भाई, ए नंबर। 8 चौका 32 बटे में 3 गुना 1 3 आ गया। तो भाई ये सवाल आपको 10 सवाल कराए और 10 सवाल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। अगर आपको लगा कि नहीं ये अच्छे कराते हैं सवाल को, तो आप लोग सपोर्ट किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगला सेट में, तब तक के लिए भाई बाय।